हम लोग जो भी सोचते हैं शायद वो कभी होता ही नहीं है। लाइफ में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें बस ऐसे ही हो जाती हैं। मेरे शौक बहुत कम है, मतलब अगर आप मेरे शरीर पे भी जो भी देख रहे हैं वो मैंने खुद कभी भी नहीं खरीदा। तो हालातों को लेकर रोना नहीं चाहिए। बच्चे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं कि मैं कैसे मोटिवेट हूँ, तो मैं ये कहता हूँ भाई अपने घर के हालात देख लो आप, उससे बड़ी मोटिवेशन शायद आपके लिए कोई भी नहीं होगी। ये बात बहुत अच्छे टीचर ने बोली थी कि अगर श्री राम जी अयोध्या में ही रहते तो शायद वो एक राजकुमार ही होते। उन्होंने जो लाइफ में अचीव किया, हम उनको आज भगवान मानते हैं, वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाया जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। मैंने भी एक स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, 100-150 मिलियन ओवरऑल उसके ऊपर व्यूज थे। तो वो 1 मिनट की वीडियो में लोगों को लगता है कि यार ये तो बस ऐसा हो गया, बट उसके पीछे बहुत तैयारी होती है, बहुत मेहनत लगती है। इस साल ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि मुझे हर चीज को अब एक नए रूप में करना है, क्योंकि जब मैं वो एक्सपेरिमेंट को बच्चों के सामने बस शुरू ही कर रहा होता हूँ तो बच्चा कहता है अरे सर ये तो हम देख चुके हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग जिनकी उम्र 40-50 साल है, उनका अब शायद पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो भी वीडियोस देख रहे हैं। 1000-2000 में एक बच्चा बोलता होगा कि मुझे अपनी लाइफ में एक टीचर बनना है। मुझे ऐसा लगता है टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी सारे प्रोफेशंस के लोगों को तैयार करता है। मतलब ये बात भी बहुत, मतलब शायद कोई भी नहीं जानता होगा बात, कि जो मेरी वाइफ है वो मेरे जो ब्रदर हैं उनकी स्टूडेंट थी। मतलब जब भी हमारी छोटी मोटी लड़ाई होती है तो सिर्फ एक बात बोलती है, रीमा चावला 0@gmail.com। सारी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि वो अकाउंट जो है साइंस एंड फन का वो उसके जीमेल अकाउंट पे बना हुआ है। ये तो मतलब ये स्टोरी तो मतलब किसी को नहीं, अभी तक बहुत कम लोग। नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हम अपने इंटरव्यू की सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे, और मेरे साथ में आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने साइंस को फन बना दिया और साइंस एंड फन का एक चैनल भी शुरू कर दिया। अब उस चैनल में एक्सपेरिमेंट्स को देखकर बच्चे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बोला कि टीचर हो तो भैया ऐसा हो। मेरे साथ में मौजूद है आज आशु घई। सबसे पहले तो आशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होने वाला है कि टीचिंग का जर्नी किस तरह से शुरुआत हुई, क्योंकि आप अपने इंटरव्यूज में ये भी बताते रहे हैं कि किस तरह से जो है इंडिया में टीचिंग को सोचा जाता है अगर कुछ नहीं चला तो फिर आप टीचिंग में आ जाइए। लेकिन कैसे आपने एज अ एजुकेटर अपने आप को आप कहते हैं, आपने उसको कैसे मेन स्ट्रीम में लाए, या फिर कैसे आपने चूज किया कि यही करना है मुझे? सर सबसे पहले तो जब भी, क्योंकि हम ऑफलाइन के टीचर्स थे सबसे पहले तो जब भी हम 12th के बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि अब जब एग्जाम पास आ रहे होते हैं तो हम लोग ओरिएंटेशंस वगैरह लेते हैं और पूछते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। तो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि बच्चा कहता है कि मुझे एक टीचर बनना है। मतलब शायद 1000-2000 में एक बच्चा बोलता होगा कि मुझे अपनी लाइफ में एक टीचर बनना है। क्योंकि पता नहीं क्यों टीचर को एक लास्ट ऑप्शन की तरह देखा जा रहा था आज से 1-2 साल पहले। लेकिन जस्ट आफ्टर कोविड मैं ये कहूँगा, जब से टीचर्स की ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत बड़ी है और बहुत टीचर्स ने नाम कमा लिया है, पैसा कमा लिया। मुझे याद है इसके ऊपर एक किस्सा, मेरे जो ब्रदर है उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। तो हम उनके मतलब कि जो मेरी भाभी जी है उनको देखने हम गए थे रोहतक हरियाणा में। तो उन्होंने पूछा कि लड़का क्या करता है, तो उन्होंने कहा कि वो ट्यूशन सेंटर चलाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो साइड काम है, मेन काम क्या है उनका। अच्छा। तो वहाँ ये सुन के बड़ा अजीब सा लगा था, क्योंकि तब भी ऐसा सोचा जाता था कि भाई टीचर तो एक बंदा अपनी जॉब से आया, 2-4 बच्चों को पढ़ा लिया, दैट्स इट। तो बहुत कम लोग ये जानते हैं कि टीचिंग में भी बहुत पैसा है। बट अगेन पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोफेशन में बहुत रिस्पेक्ट है। हम जब रोड पे जाते हैं तो हमारी मदर के साथ हम होते हैं, बच्चे हमारे पैर छू रहे होते हैं, जब कुछ वो हासिल कर लेते हैं अपनी लाइफ में तब उन चीजों में हमें याद करते हैं। तो एज अ प्रोफेशन ये बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन, रिस्पेक्टफुल है वो मैं मानता हूँ। लेकिन कल्चरली क्या हम लोग अभी भी वही सोचते हैं कि टीचर्स को जो है इतने पैसे नहीं मिलते होंगे, टीचर कैसे कमाएगा, घर कैसे चलेगा। ठीक है, टीचर तो मतलब साइड का काम है, क्योंकि 2 बजे आप अगर किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो 2-2:30-3 बजे तक आपकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, और ज्यादातर इसको जो है एज अ साइड मतलब बिजनेस, एज अ मतलब आप घर का भी काम कर रहे हैं कोई, और फिर जो है आप टीचिंग भी कर रहे हैं, तो उस तरह से देखा जाता है। बिल्कुल, बट ऐसा बिल्कुल भी है नहीं जी। हम लोग दिन के 24 घंटे में से 14 घंटे पढ़ा रहे हैं। तो ये तो है नहीं कि ये एक छोटा सा लाइफ 24 घंटे में से कुछ घंटे पढ़ाया। प्लस पैसा तो सर बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा है। मुझे भी नहीं पता कि एक टीचर
इतना ज्यादा अर्न कर सकता है। हम लोग ऑफलाइन से जितना अर्न कर रहे थे उसका 10x 15x हम लोग ऑनलाइन से अर्न कर रहे हैं। तो कभी भी इमेजिन ही नहीं किया था कि एक टीचर भी इतना पैसा अर्न कर सकता है। और ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन में भी हम लोग काफी अच्छा कर रहे थे। हम लोग मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप अपने टीचिंग प्रोफेशन या किसी भी प्रोफेशन में अच्छे हैं तो वहाँ पे आपको काम तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही। हम लोग बैच 28 मार्च में लॉन्च करते थे और उसके 2 दिन बाद ही हमारे बैचेस ऑफलाइन के भर जाते हैं, हमारी एंट्रीज क्लोज हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, टीचिंग प्रोफेशन में बहुत पैसा है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग डॉक्टर इंजीनियर से भी काफी ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी सारे प्रोफेशंस के लोगों को तैयार करता है। जी, तो ये सबसे ऊपर होना चाहिए। बहुत लोग इसको नीचे समझते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 2 साल में बहुत लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो रहा है फॉर द टीचर्स। क्योंकि लोगों ने बहुत, मैं हो गया, मेरे जैसे और बहुत सारे टीचर्स हैं ऑनलाइन में जिन्होंने बहुत नाम कमा लिया, लोग उनको अपना आइडियल समझने लगे हैं। तो अब लोग इस तरफ जाना शुरू हो गए हैं। तो जिन लोगों को ऑनलाइन में लोग अपना आइडियल समझते हैं उनमें से आपका फेवरेट कौन है? सर मेरा फेवरेट सर वॉल्टर लुईन जी हैं, बट एक्चुअली में ये ऑनलाइन टीचर नहीं है। ये ऑफलाइन में अपने MIT के कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। अब तो रिटायर हो गए हैं खैर। और जब मैंने इनको पहली बार देखा था तो जैसे कि स्क्रीन पे शाहरुख खान आता है ना, मतलब मुझे वो वाली फील आई थी कि यार उनकी एक वीडियो है, वो स्मोक नहीं करते हैं और उन्होंने क्लास में डेंडल इफेक्ट को दिखाने के लिए 3-4 सिगरेट्स को एक साथ स्मोक किया था क्लास के अंदर। तो मुझे वो बहुत इंस्पायरिंग लगा कि मतलब आप बच्चों को कुछ समझाने के लिए किस हद तक चलेगा। और वहीं से इंस्पिरेशन लेके मैंने भी एक स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो बहुत वायरल हुई। अप्रोक्सिमेटली 100-150 मिलियन ओवरऑल उसके ऊपर व्यूज थे। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि जो सिनेमा हॉल में मुकेश की वीडियो आती है ना, उसकी जगह पे ये वीडियो चलना चाहिए। बहुत लोगों ने मोदी जी को टैग किया, ट्विटर पे वो वीडियो भेजी, उनको वहां तक शायद नहीं पहुंची। बट वो वीडियो, मैं भी स्मोक नहीं करता और मुझे एक रात पहले उसकी बहुत तैयारी करनी पड़ी। उसी किचन में मैं तैयारी कर रहा था और मेरी उसी दिन रात को तबीयत भी खराब हो गई क्योंकि शायद वो एक पहला इफेक्ट था स्मोक का जो मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में चला गया। तो मैं वहां से इंस्पायर हुआ। तो मतलब मेरी इंस्पिरेशन आज की डेट में भी सर वॉल्टर लुईन है। बहुत सारे लोग हमारे वीडियो से इंस्पायर होते हैं, बट वो नाम नहीं लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है बताने में कि मैं कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि जब मैंने उनका पहला लेक्चर देखा था तो जो बच्चे थे वहां पे जो वो एंजॉय कर रहे थे, जब वो रिटायर हुए तो बच्चे रोने लगे, मैं खुद रोने लगा। मतलब बहुत ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। और जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि हम किसी लेक्चर में बैठे हैं, ऐसा लगता है कि यार कोई मूवी चल रही है, उसके बीच में कुछ कुछ सीन आएंगे जो हम लोगों को सीट से उठा देंगे। तो मेरी इंस्पिरेशन तो वही है स्टार्टिंग से। लेकिन ऑनलाइन टीचर्स में, अभी के ऑनलाइन टीचर्स जो इंडिया में, उनमें से आपका फेवरेट कौन है? अभी ऑनलाइन टीचर्स में मुझे लगता है मैं ही अपना फेवरेट हूँ। मतलब एज सच मैं ऑनलाइन टीचर्स की वीडियो ज्यादा देखता ही नहीं। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है सर, बहुत ऑकवर्ड मोमेंट्स हुए हैं। मैं किसी मीट पे हूँ और लोग मुझे पहचान रहे होते हैं, वो मुझसे मिलने आते हैं और कहते हैं आपने मेरी वीडियोस देखी है, तो मैंने नहीं देखी होती क्योंकि मैं ऑनलाइन टीचर तो हूँ खुद, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं बाकी चीजों को देख पाऊँ। अच्छा, शायद ये एक रीजन है। शायद ये एक रीजन है कि मैं अपने काम में ही बहुत बिजी रहता हूँ, तो मैं नहीं देख पाता उन सब चीजों को। बट हाँ, अब मैंने धीरे धीरे देखना शुरू किया है। बट अभी भी मैं एज सच और किसी ऑनलाइन टीचर से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ सिवाय वॉल्टर लुईन सर से। तो आपका दिन कैसे शुरुआत होती है आशीष जी? कितने बजे सुबह उठते हैं? पहला क्लास कब होता है? कैसे प्रिपेयर करते हैं क्लास के लिए? अभी भी प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है या फिर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो रिपीटेटिव होने लगे हैं, ऐसा कुछ? सर हमारी लाइफ के 2 फेज हैं। एक मॉर्निंग में जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन क्लास के लिए प्रिपरेशंस करते हैं, जहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग्स करते हैं यूट्यूब के लिए, चाहे वो हमारे पेड रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। और फिर हमारे अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं। ऑफलाइन में भी हम लोग ऑनलाइन मोड पे जा रहे हैं, यानी हाइब्रिड मॉडल। ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन के साथ भी हो रही हैं और इंडिविजुअल भी हो रही हैं। तो मॉर्निंग में 7 बजे 8 बजे हम लोग उठ जाते हैं, अपना तैयारी शुरू कर देते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर ऑफलाइन में बिजी हो जाते हैं। फिर रात को मैं सारा नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करता हूँ। अच्छा। बात रही एक्सपेरिमेंट्स की, तो जब से मेरे एक्सपेरिमेंट्स YouTube पे जाना शुरू हुए, मेरे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल आ गया है ये कि अब मुझे उसको रिपीट नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि मान लेते हैं मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो जब मैं वो एक्सपेरिमेंट को बच्चों के सामने बस शुरू ही कर रहा होता हूँ, इनिशियली ऐसा हुआ तो बच्चा कहता है अरे सर ये तो हम देख चुके हैं, क्योंकि वो YouTube पे देख चुके हैं। तो मेरे लिए अब इस साल ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि मुझे हर चीज को अब एक नए रूप में करना है। जैसे अभी
एक टॉर्क का कंसेप्ट होता है, जो उसको डंबल वाला आपने हाँ, एक्सपेरिमेंट वो मैं किया उसको हर साल डंबल से दिखाता था। ओके। अब मुझे पता था कि इस साल तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने वो बहुत जगह कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया, एक फट्टा लिया और प्लैंक लिया, उसको बेंच पे ही रख दिया। अच्छा। और उस बच्चे को उस फट्टे पे चलाया। ओके। और वो वीडियो भी बहुत वायरल हुई। तो हर चीज को अब अलग तरीके से सोचना पड़ता है। ओके। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमने कहीं और से इंस्पिरेशन ली है, वो इनिशियली थी। बाकी सारी अब जो भी कंटेंट आ रहा है वो हम लोगों को रात को दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मैं बस आइडियाज देता हूँ, मेरे ब्रदर, मेरी वाइफ, ये सब ये सोचते हैं कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। वो सारे एक्सपेरिमेंट्स रात को जो भी आप अकेडमी के देख रहे हैं वो सारे मेरे परिवार वालों के साथ हो रहे होते हैं। मतलब जो प्लान, जैसे यहीं पे मैंने मतलब आप खुद पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं अपने फैमिली के साथ में। क्योंकि सर अगर बच्चों के साथ वो एक्सपेरिमेंट किए जाएं और वो सक्सेसफुल ना हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार। तो वो हम क्लास में कभी का मजाक में बोल देते हैं कि हमने ट्राई नहीं किया, बट सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स मैं अपनी फैमिली के साथ पहले ट्राई करता हूँ। चाहे मेरी वाइफ हो, मेरे ब्रदर हो, उनकी बेटी हो, उनके साथ हम लोग ट्राई करते हैं। एक ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने कांच के ग्लास लिए, उसमें पानी भरा और एक चुन्नी को नीचे से खींचा था न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ को समझाने के। तो बहुत ग्लास तोड़े थे स्टूडियो में ही, बहुत कांच के ग्लास टूटे, 20 बार 30 बार किया, तब जाके वो परफेक्शन आई और क्लास में वो इतने अच्छे तरीके से हुआ। तो वो 1 मिनट की वीडियो में लोगों को लगता है कि यार ये तो बस ऐसा हो गया, बट उसके पीछे बहुत तैयारी होती है, बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे। तो ये तो रहा हमारा कि किस तरह से जो है शुरुआत हुई, कैसे ऑनलाइन में गए, ये सब टीचिंग के प्रोफेशन के बारे में हमने बात करी। अब मुझे जानना है कि साइंस एंड फन नाम कैसे है, क्योंकि पहले मुझे जितना पता है आपके कुछ 1000 सब्सक्राइबर्स तक उमा नाम था इस चैनल का। सही कह रहे हैं आप, सेम चैनल था। एग्जैक्टली। तो इसके बारे में बताइए कि कैसे चेंज हुआ, साइंस एंड फन नाम कहाँ से आया इसका। और साइंस को वैसे भी हम बचपन से जो है फन के साथ में जोड़ते हैं वैसे भी, लेकिन जो है फिर भी मतलब ऐसा नाम किसी ने रखा नहीं आज से पहले। आई एम मतलब मैं इस चीज को देख के बड़ा हैरान हूं। सर पहले मैं बताता हूँ कि वो उमा नाम कहाँ से आया। आज से 6 साल पहले आई गेस मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हुई। तो मतलब मेरे जो ब्रदर हैं खासकर वो और मैं उनसे बहुत अटैच थे। तो तब मैं प्लान तो कर रहा था कि मैं, क्योंकि मैं तब से क्लास में एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ और मेरी कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं क्लास में रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि कैमरा देख के मैं बहुत डर जाता था। तो अब मैं डरूंगा मेरी परफॉर्मेंस लैक होगी तो ऑफलाइन बच्चों को दिखेगा, तो मैंने कभी भी उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया। तो उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को मैं एक बंद कमरे में रात को रिकॉर्ड करता था अकेले और उनको यूट्यूब पर डाल देता था। तो मैंने चैनल का नाम अपनी नानी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए उमा रख दिया और उसकी फुल फॉर्म रखी यूनिवर्सल मॉडिफाइड एप्लीकेशंस ऑफ साइंस, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सही नहीं था मतलब नाम। तो मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स गेन किए 1 साल के अंदर और बहुत मेहनत करता था, बहुत वीडियोस डालता था, चीज़ें खरीदी, पैसा लगाया। ऑल्दो मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करता था लेकिन उसको डाल दिया करता था। फिर मुझे लगा नहीं यार ये शायद नहीं होगा यहाँ। अच्छा। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम अपने ऑफलाइन के थोड़े बहुत कंटेंट को मैं रिकॉर्ड करके डालना शुरू हो गया। फिर ये चैनल 5 साल तक इनएक्टिव रहा। अच्छा। कुछ नहीं डलता था इस पे। फिर एक दिन यूट्यूब पे शॉर्ट्स का फीचर आया, जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स होती हैं, टिकटॉक होती है, और मेरे पास ऐसा बहुत सारा इंस्टाग्राम पे कंटेंट था आपके पास। तो आई गेस नवंबर चल रहा था 2021 नवंबर। तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप ये सारा कंटेंट शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल दो यूट्यूब पे। तो मैंने वो डाल दिया और वो 3-4 दिन में बहुत वायरल हो गया। तो मुझे लग रहा था यार ये नाम सही नहीं है लेकिन इस चैनल का। तो एक दिन मैं अपने अकेडमी के पास एक चाय की एक जगह में वहाँ पे चाय पी रहा था, तो मेरे एक स्टूडेंट से मेरी बात चल रही थी। ये बात मैंने आज तक कहीं नहीं बताई है। उस बच्चे का नाम अर्जुन है। तो वो यूट्यूब पे बहुत एक्टिव है, वो गेमिंग चैनल चलाता है। तो मैंने उसको बोला यार कि यार मैं क्या करूं, मतलब इस क्योंकि मेरे वीडियोस वायरल हो गए लेकिन मुझे अपना नाम अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसका नाम क्या रखूं। तो वो मेरा स्टूडेंट रह चुका था और अब वो पास आउट हो गया था। तो उसने कहा कि सर आप ना साइंस तो पढ़ाते ही हो लेकिन साथ में बहुत हंसी मजाक भी करते हो, आपका बच्चों के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब मेरी ऐसी भी बहुत सारी वीडियोस जहाँ पे मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दिखा रहा हूँ बट हंसी मजाक बहुत चल रहा है और वो वीडियो भी बच्चों को बहुत पसंद आई। तो कहता सर ऐसा कुछ नाम रखो जहाँ पे साइंस भी आ जाए और आपका वो जो फन एलिमेंट है वो भी आ जाए। तो मैंने उतना दिमाग लगाया नहीं, क्योंकि सर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। सच बता रहा हूँ। आपने उम्मीद सोचा नहीं था कि 5 मिलियन होगा? सर बिल्कुल नहीं, मतलब 5 मिलियन तो बहुत दूर की बात है। मैंने सिल्वर बटन आ जाएगा, 100 के हो जाएंगे, मैंने ये भी नहीं सोचा था। अच्छा। तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं, चलना क्या है। तो मैंने लिख दिया साइंस एंड फन।
और ये कितना मतलब वैसे देखा जाए तो ये बहुत रफ और नॉर्मल नाम है जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाया गया है, क्योंकि साइंस है और साथ में हम हंसी मजाक कर रहे हैं एंड फन। रात को मैं और मेरे ब्रदर दाल चावल खाते खाते हमने उसका वो बना दिया लोगो, एस लिख दिया और एफ लिख दिया, येलो बैकग्राउंड लगा दिया। अब वो 1 महीने के अंदर मेरे बेटे का बर्थडे आता है 12 दिसंबर को, वो 100K हुए उस दिन। तो हम केक काट रहे थे, तो उस दिन मैंने मजाक में बोल दिया कि 1 मिलियन का भी केक हम जल्द काटेंगे। तो तब भी हमें लग रहा था कि हम मजाक ही कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं होगा। और आज हम लोगों ने 1 साल में 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स अभी शायद लास्ट संडे ही पूरे किए हैं जी। तो ये जर्नी रही कि ये नाम क्या आया, बहुत सब कुछ बस वही है ना, कुछ भी प्लान नहीं था और सब कुछ बस चलता गया। और आज वो लोगो जो हमने दाल चावल खाते हुए बनाया था वो टीचर्स के स्वेट शर्ट पे है, हमारे हर जगह घूम रहा है। तो वो बहुत इंस्पायरिंग लगा मुझे कि हम लोग जो भी सोचते हैं शायद वो कभी होता ही नहीं है। लाइफ में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें बस ऐसे ही हो जाती हैं। ये आपने बहुत सही बात करी कि जब हम लाइफ में कुछ प्लान नहीं करते हैं, बहुत अनप्लान जाते हैं और सिर्फ मेहनत पे अपना फोकस रखते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें अचीव हम लोग कर लेते हैं जो कि शायद हमने भी कभी नहीं सोचा हो अपनी लाइफ में। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी के रिगार्डिंग रहेगा कि आपने साइंस एंड फन चैनल लॉन्च कर लिया, उससे पहले लेकिन आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगलफुल फेज भी है जिसके बारे में आप पहले भी बता चुके हैं, बात कर चुके हैं, जहां पर आपने बहुत सारे जो है पैसे आपके जीवन भर की जितनी जिंदगी में कमाया था आपने, वो सब मतलब खत्म हो गया उसमें। तो उस टाइम पे क्या चल रहा था आपके दिमाग में, क्या चल रहा था, फैमिली का सिचुएशन क्या था? सर मुझे लगता है कि अगर हम एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते होते कि जहाँ पे हमें वो सब मिला होता और वो फेज आया होता तो शायद हम आगे ना खड़े हो पाते। बट आपने वो सब कमाया था, एग्जैक्टली खुद ही कमाया था और फिर वो चला गया। जब मैं 2 साल का था मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मेरी मदर ने ही सब कुछ किया। और मेरी मदर एक बुटीक चलाती थी। फिर जब उनको टाइम मिलता था तो वो डोर टू डोर शैम्पूज और ये सब चीज़ें बेचने जाती थी। तो वहीं पे जब हम लोग थे, मेरे ब्रदर थे, मैं था, खासकर मेरे ब्रदर ने जब वो 11th में आया तो डिसाइड किया कि नहीं यार हमारी मदर कब तक ऐसी मेहनत करेंगी। तो हमने ये काम करना शुरू कर दिया। वो शायद 10th में थे और मैं शायद 8th में था। हम लोगों ने चूड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया। और एक चूड़ी होती थी जिसमें स्प्रिंग लगा होता था, उसके अंदर सिप्पी और मोती डालने होते थे। तो वो 12 चूड़ियाँ बनाने में पूरा 1 दिन लगता था और उसके 3 रुपए मिलते थे। तो हम लोगों ने ऐसा करके लगभग 100-150 रुपये 1 महीने में कमाए। और बट वो बहुत किस साल की बात है सर? ये होगी 12-13 साल पहले की बात है, मतलब साल 2010। हाँ कह सकते हैं, 9-10 की बात है जी। तो वो जब हमें 100-150 रुपये मिले थे तो मेरी मदर की एक बहुत अच्छी बात ये थी कि वो 150 रुपये हम लोगों को ना बहुत कम लग रहे थे क्योंकि हमने पूरे महीने मेहनत की थी। लेकिन मेरी मदर गई उस 150 रुपये से, वो क्योंकि हम लोगों को चिकन खाना बहुत पसंद है, तो वो जाके चिकन ले आई 150 रुपये में एक ही झटके में। तो वहाँ हमने सोचा कि यार मेरी मदर मतलब कितनी बड़े दिल वाली हैं। वो हमने पूरे महीने मेहनत करी, वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यार इसको जिसको करने में खुशी मिले वो करो। तो मेरे ब्रदर ने डिसाइड किया कि यार नहीं, इनको अब यहाँ से हम अब इतनी मेहनत नहीं करवाएंगे इनसे। तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले मजबूरी में ही शुरू किया, फिर धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लग गया सर ये। और फिर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन में नाम कमा लिया। 2 दिन 3 दिन में हमारे बैचेस पूरे भर जाते थे, बहुत पैसा भी अर्न कर लिया और लाइफ बिल्कुल सेट हो गई। अपने घर पे आ गए, दोनों ब्रांचेस ओन्ड हो गई, प्रॉपर्टीज परचेज कर ली, सब कुछ। अब था ऐसा कि यार और 2 साल मेहनत करेंगे, उसके बाद उसे ऑटो मोड पर डाल देंगे और अब हम दुनिया घूमेंगे। काफ़ी पैसा अर्न कर लिया। लेकिन फिर मेरी मदर ने कहीं पे इन्वेस्ट किया, किसी के आने पे, किसी के कहने पे उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। और वहाँ पे बहुत बड़ा फैमिली का ही नहीं, फैमिली तो नहीं कह सकते हैं, मतलब कुछ फ्रेंड्स थे, उनका एक ग्रुप था, तो वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लगभग हमारी 70% चीज़ें वहाँ पे इन्वेस्ट कर दी और उनका वो लॉस हो गया। अब हमारी मदर ने हमें बताई नहीं ये बात, और उस लॉस को ओवरकम करने के लिए उन्होंने बाकी चीज़ों पे भी डेट लेना शुरू कर दिया एंड ऑल। और वो इंटरेस्ट की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते चले गए। हमें ये बात 2 साल बाद पता लगी। तब तक बहुत लॉस हो चुका था। तो फिर हमारी जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो बिक गई और हम जिस घर में रहते थे वो भी बिक गया। फिर हम रेंट पे आ गए। फिर एक ऐसी भी नौबत आई कि एकेडमी भी हम लोगों को सेल आउट करनी पड़ने वाली थी। पर फिर मैं और मेरे ब्रदर ने डिसाइड किया एक कमरे में बैठ के कि भाई कुछ भी हो जाए ये नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर ये गया तो फिर हम वापस नहीं खड़े हो पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप यहाँ से भाग जाओ, दिल्ली छोड़ दो, नंबर चेंज कर दो, हम संभाल लेंगे, ये है वो है। तो फिर हमें
मैं वही कह रहा हूँ, अगर हम उस फेस, लेकिन आपने अपने ऊपर फेथ, एग्जैक्टली सर, क्योंकि हमें पता था कि अगर हमने ये उस टाइम पे 5 साल 10 साल में इतना कमाया तो वापस से हम 1-1.5 साल में इसको दोबारा अर्न कर लेंगे। तो हम लोगों ने कभी भी कुछ बैड स्टेप्स कि हम किसी का पैसा वापस नहीं करेंगे या भाग जाएंगे, कभी सोचा ही नहीं। बहुत ईमानदारी से सबका पैसा वापस लौटाया, चाहे हमारे पास कुछ नहीं बचा, और फिर खूब मेहनत की। और यहाँ इसी फेज में कहते हैं शायद जब भी कुछ बुरा होता है उसके अंदर कुछ अच्छाई छुपी होती है, और वो यही थी कि हम लोग ऑनलाइन आए। और जब ऑनलाइन आए तो कभी भी नहीं पता था कि हम वापस से अपनी लाइफ के उस फेज में सिर्फ 1 साल में वापस खड़े होंगे। तो ये एक जर्नी रही जहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आपको अपने टैलेंट पे ट्रस्ट होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कुछ एक अच्छी चीज़ है जिससे आप लोगों तक अपने मैसेज को, सर्विस को प्रोवाइड करवा सकते हो, तो वो आपको वापस से खड़ा कर देगी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। बचपन में आपने बताया कि आप सिर्फ 2 साल के थे तब आपके पिताजी आपको छोड़ के चले गए। उस टाइम में जो है क्या फैमिली का सिचुएशन रहा, आपको अगर याद हो, जब आपका बचपन बीता तो बहुत हार्डशिप्स रहे होंगे, क्योंकि आपके मदर अकेले जो है बहुत मेहनत करते थे घर के लिए। और जैसा मैं पहले जानता भी हूँ कि आपने प्राइवेट स्कूल्स में आप पहले पढ़ते थे, लेकिन फिर फीस अफोर्ड ना होने की वजह से जो है वो भी छोड़ना पड़ा। तो उस दौरान मतलब क्या एक बच्चे के साइके पे कुछ फर्क पड़ता है? कुछ मतलब कुछ स्ट्रगल आपने देखी हो, कुछ चीजें जो आपने कभी किसी को ना बताई हो, जो आपके मन में ही रह गई हो, जो कि आप किसी से भी शेयर ना करते हो, कुछ ऐसा हुआ? सर मेरी जो मदर के इन लॉज थे, जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम यहाँ पे इन बच्चों को भी नहीं पाल सकते, आपको भी जाना होगा। और कहीं ना कहीं मेरी मदर इतनी खुददार थी शायद कि वो अपने घर भी नहीं गई। तो उन्होंने एक घर किराए पे लिया, उसका किराया चुकाने के लिए, मैंने बताया वो बहुत छोटे छोटे काम करती थी। तो मैंने अपनी मदर से ये वाली बात तो सीखी है कि आपको कभी भी हाथ ऐसे नहीं रखना है, आपको हमेशा हाथ ऐसे रखना, चाहे आपके पास पैसा कम ही क्यों ना हो। तो मैंने वहाँ पे ये बात उनसे बहुत, मैं हमेशा से उनसे, आज भी उनसे ये बात इंस्पायर होता हूँ कि उनके पास चाहे बहुत कम हो लेकिन वो दूसरों की हेल्प हमेशा करती थी। और उस फेज के दौरान मैंने ये भी सीखा, जो मुझे आज रियलाइज होता है, कि आपके बैड टाइम्स आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। क्योंकि अगेन मैं आपको वही सिचुएशन पे वापस लेके जाऊंगा, अगर वो बैड टाइम्स हमारी लाइफ में इनिशियली ना होते तो शायद ये जो बैड टाइम्स आए थे उनको हम झेल ही ना पाते। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे से आज की डेट में सब ले जाओ, मतलब मेरे शरीर कपड़े भी ले जाओगे ना अगर आप, तो मैं दोबारा अर्न कर लूंगा, मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। मैं और मेरे भाई में इतनी ताकत है, मेरी फैमिली में इतनी ताकत है कि हम दोबारा से खड़े हो जाएं, क्योंकि हमें पता है कि वो सब कैसे बिल्ड करना। हमें पता है कि वो बैड टाइम्स में अगर फैमिली आपके साथ है, आपके अपने अपने साथ हैं, तो वो सब दोबारा बिल्ड हो जाता है। तो उस दौरान हमने बहुत और भी चीज़ें देखी। मेरी मदर कभी कभार, उनका मुझे दिखता था कि वो थक गई हैं, उनका काम करने का मन नहीं है। तो मैं हमेशा से बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं कि मैं कैसे मोटिवेट हूँ, तो मैं ये कहता हूँ भाई अपने घर के हालात देख लो आप, उससे बड़ी मोटिवेशन शायद आपके लिए कोई भी नहीं होगी कि आपकी मदर, आपके फादर एक जॉब कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपके घर के हालात कैसे हैं, बस उनसे उनको बाहर निकालना है जल्द से जल्द। मेरी हमेशा मोटिवेशन ये रहती थी, और शायद वो हमने कर भी दिया है कि आपको अपनी मदर को किस तरह से अच्छे दिनों में अच्छी लाइफ प्रोवाइड करनी है, वो आपका मोटिव रहता और था। अब इन दिनों में जब मेरी मदर का लॉस हुआ तो मेरी मदर को सब बहुत मतलब अजीब कंसिडर करने लगे कि इन्होंने बच्चों को बर्बाद कर दिया एंड ऑल। तो अब हमारा लाइफ का मोटिव यही है कि वो जो इज्जत है वो वापस से उनको दिलवानी है, और वो धीरे धीरे आती भी जा रही। सर जब लॉस होता है ना, जब पैसा चला जाता है, तो बहुत सारे रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं जो दूर हो जाते हैं, और फिर जब चीज़ें वापस आती हैं तो वो सब वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब ये तो दस्तूर है। मतलब लोग कहते हैं ना, पैसे की ये तो ताकत है कि लोगों को आपके पास खींच लाती है। तो वो लेकिन पैसे की ये ताकत है कि लोगों को आपके पास खींच लाती है, लेकिन क्या वो लोग मतलबी होते हैं? एग्जैक्टली सर, वो तो है ही, मतलब मतलबी तो है ही। मुझे ऐसा लगता है कोई भी इस आज की डेट में कोई भी काम माँ के अलावा, फैमिली के अलावा, कोई भी किसी मतलब के बगैर तो नहीं करेगा। मतलब अगर कोई, मतलब शायद भगवान ही होंगे जो किसी बिना मतलब के आपकी कोई हेल्प करेंगे, और तो शायद कोई भी नहीं करेगा किसी भी काम में। सिर्फ भगवान करेंगे। कोई इससे मतलब कहानी कोई हो बचपन की आपकी, जो कि आप में डीपली एनग्रेव हो चुकी हो, छप चुकी हो आपके दिमाग में? जैसे आपने एक चीज तो मुझे बताई कि आपने अपनी मदर से क्या सीखा, लेकिन इसके अलावा कुछ
कुछ बचपन की ऐसी याद रह जाती है, जैसे कभी ऐसा हुआ हो कि आपका बहुत मन किया हो आइसक्रीम खाने का, लेकिन उस टाइम पे जो है सोचा हो कि नहीं? सर मेरी मदर के साथ एक सिचुएशन हुई थी। हम लोग एक शादी में जा रहे थे, तो हमारे पास हम मतलब खाना भी खाने के ढंग से पैसे नहीं, तो गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमारे रिश्तेदार, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, हमारे रिश्तेदार के पास गाड़ी थी एक, तो हम लोग उन्हीं की गाड़ी में शादी पे जा रहे थे। तो मेरी मदर ने कहा कि मैं आगे बैठती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आप आगे नहीं बैठोगे, आप पीछे बैठोगे। तो वो बात मुझे बहुत पिंच हुई थी उस दिन। तो और वो बात मैं हमेशा से शेयर करता आया था घर पे कि यार अब तो ये गाड़ी खरीदनी है और माँ को आगे वाली सीट पे बैठाना है, क्योंकि उनको आगे वाली सीट पे बैठ के बस गाड़ी के आगे की दुनिया देखनी थी। तो वो बात मुझे बहुत पिंच हुई थी, मेरे ब्रदर को भी बहुत पिंच हुई थी। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं सर जहाँ पे हम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ था कि पैसा कमाना है अब वो चाहे मतलब दिन में 14 घंटे काम करना पड़े, 20 घंटे काम करना पड़े। तो हम कभी भी अपने साथ ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ। मेरे शौक बहुत कम है, मतलब अगर आप मेरे शरीर पे भी जो भी देख रहे हैं वो मैंने खुद कभी भी नहीं खरीदा है, मेरे घर वाले ही खरीदते हैं, हमें उतने शौक है नहीं। लेकिन हमें ऐसा लगता था कि अपनी मदर के सारे शौक पूरे करने हैं। और सिचुएशंस बहुत हैं, मतलब ऐसा भी हुआ है कि हम लोग कभी रात को सो जाते थे और हमारे पास खाना नहीं होता था, या गर्मी बहुत होती थी तो बालकनी का गेट खोल दिया करते थे, एसी नहीं था या कूलर नहीं था। तो सिचुएशंस बहुत ऑड रही, और हर सिचुएशन से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम डीमोटिवेट हुए, बल्कि और मोटिवेशन मिलता था कि यार नहीं यार अब तो बस करना है कुछ। तो आप जो है काफ़ी इमोशनल भी। हाँ बिल्कुल, मतलब सर वो लाइफ का फेज़ ही ऐसा होता है, और ये फेज़ हमको हमेशा याद रखने चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ, कभी हाँ कभी नहीं भूलना चाहिए। वो आपको वापस से अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ये फेज़ वापस से याद आ रहे हैं, तो मुझे अब लग रहा है यार मुझे अपने लाइफ के गोल्स वापस से याद आ रहे हैं कि मुझे कहाँ लेके जाना है अपनी फैमिली को वापस से, और वो आपको मोटिवेट करता रहेगा। सर टू बी वेरी फ्रैंक, जब हमने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया था ना, तो मैंने बताया हम लोग बहुत लीनियंट हो गए थे लाइफ में। मैंने आपको बताया, हमने बोला कि हम 2 साल इसको और मेहनत करेंगे और उसको ऑटोमोड, फिर हम मेहनत नहीं करेंगे। और शायद वो एक बहुत बैड डिसीजन था कि लाइफ में हम बहुत लीनियंट हो गए। और शायद भगवान ने ये फेज वापस हमारी लाइफ में लाके खड़ा कि नहीं भाई कि तुम मेहनत करने के लिए बने हो, तुम्हें वो करता रहना पड़ेगा। और शायद वो हुआ हमारे साथ जो होना है। अच्छा, इसके बीच में आपकी फैमिली में आपकी वाइफ के साथ में भी अच्छी केमिस्ट्री मुझे दिखती है, बहुत सारे रील्स में वो दिखते हैं, तो इसके पीछे कोई लव स्टोरी वगैरह है? हाँ सर, किस तरह से शुरू हुई? मतलब ये बात भी बहुत, मतलब शायद कोई भी नहीं जानता होगा बात कि जो मेरी वाइफ है वो मेरे जो ब्रदर हैं जी उनकी स्टूडेंट थी। ओके हाँ जी, हम लोग मतलब मैं अपनी एकेडमी में साइंस साइड पढ़ाता था और वो कॉमर्स साइड, तो वो उनकी स्टूडेंट थी। वो 12th में थी, तो मैं कॉलेज के शायद 2nd ईयर में था। ये किस साल की बात है? ये सर आज से 8 साल पहले की बात है। 8 साल यानी कि अगर मैं लगा के चलूँ तो 2013-14 की बात। हाँ ऐसा ही है कुछ। जी, हाँ जी। तो वो आती थी, पढ़ने आती थी और नॉर्मल था सब कुछ। फिर उसके भी घर के फाइनेंशियल हालत थोड़े ठीक नहीं थे। तो जब वो उसने 12th पास कर ली तो वो मेरे ब्रदर के पास आई और कहा कि कुछ अगर कोई जॉब है, कोई नोट्स बनाने हैं या कुछ भी है तो आप मुझे बताएं। तो मेरे ब्रदर ने उनको एज अ रिसेप्शनिस्ट और बेसिक काम के लिए वहाँ पे अपॉइंट कर दिया। फिर हम लोग रोज़ मिलने लगे और चीज़ें वैसी हुई। और फिर हम लोगों ने आज से 5 साल पहले शादी की, और वो भी अब हमारे ऑफलाइन में और ऑनलाइन में दोनों में। ऑनलाइन वो अभी इसी साल आई है, ऑफलाइन में भी वो एक टीचर है, SST पढ़ाती है, और मेरे ब्रदर कॉमर्स साइड सारा लेते हैं। और अब हमारी केमिस्ट्री में शायद एक प्लस पॉइंट ये है कि वो भी एक टीचर है और मैं भी एक टीचर हूँ, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो गई है चीज़ों को लेके। अच्छा, मतलब जब मैं फ्री होता हूँ तो वो बिजी होती है, और वो फ्री होती है तो मैं बिजी होता हूँ, और इसलिए शायद लड़ाइयाँ भी बहुत कम होती है, क्योंकि जब मियाँ बीवी फ्री रहते हैं तो शायद लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। तो हम दोनों ही बहुत बिजी से रहते हैं, तो शायद इसलिए केमिस्ट्री और अच्छी होगी। जो भी बहुत कम समय मिलता है वो हम बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। ये तो मतलब ये स्टोरी तो मतलब किसी को अभी तक पता नहीं होगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो हमारे अकेडमी की एक स्टूडेंट थी। यस, आपके भाई का भी आपके स्ट्रगल में मैं देखता हूँ बहुत बड़ा रोल रहा है, आपको यहाँ तक पहुँचाने का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट इन द फैमिली जिन्होंने की टीचिंग को एज अ प्रोफेशन लिया। उनको लगा कि हम जो है ये महीने आई थिंक वो 700-800 रुपया कमाते थे। बिल्कुल सर। जब उन्होंने शुरुआत किया तो 700-800 रुपए से उनको लगा कि जो है आप वो फैमिली को जो है इसी तरीके से जो है बाहर लेके आएंगे, और उसी से आपको भी मोटिवेशन मिला। बिल्कुल सर। तो कैसे मतलब आप अपने ब्रदर को देख के मोटिवेट हुए?
सर मतलब कि शायद लोग बोलते हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो अपने फादर का नाम ले देते हैं, भाई का नाम लेते हैं, लेकिन अगर मुझसे आप एज अ टीचर रोल मॉडल पूछे तो मैं हमेशा वॉल्टर लुइन कहता हूँ, बट एज अ पर्सन अगर आप मुझसे पूछें कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो मैंने हर बार बोला है वो मेरे ब्रदर है, क्योंकि मुझे अपने फादर की शक्ल भी याद नहीं है। अगर मुझे आप फोटो ना दिखाओ, मेरे मदर के पास कोई फोटो नहीं थी, तो मुझे उनकी शक्ल भी याद नहीं। मैं 1.5-2 साल का ही था तब, तो मेरे पास तो कोई मेमोरीज है ही नहीं फादर को लेके। तो मैं मेरे अपने बड़े भाई को ही बचपन से फादर मानता आया हूँ, और हमेशा से उन्होंने फैमिली को सबसे ऊपर रखा है। मतलब उनका ये हमेशा से मोटिव रहा है कि फैमिली सबसे ऊपर रहनी चाहिए। जब मेरी मदर अगेन उस फेज में थी, तो वो एक बच्चे को मुझे ही वो पढ़ा रहे थे, एक कमरे में मुझे वो पढ़ा रहे थे। तो हमारे घर में कोई आया हुआ था और उनको तरीका बहुत अच्छा लगा उनका पढ़ाने का, तो उन्होंने कहा कि यार आप हमारे बच्चे को भी पढ़ाओ। तो उससे जो उनको पैसे मिले, वहाँ पे फिर वो मोटिवेशन आई कि यार हम जो 1 महीने पूरा मेहनत कर रहे हैं, उसमें हम बैंगल्स बना रहे हैं, वीकली मार्केट्स में जाके बर्तन मांजने के जूने बेच रहे हैं। तो वो एक मतलब ऐसा हुआ कि इनिशियली वहाँ से एक थॉट प्रोसेस शुरू हुआ कि यार इस पाथ में जाएंगे तो पैसा आ जाएगा, इस पाथ में जाएंगे तो हम लोगों को चीज़ें अर्न हो जाएंगी। तो वहाँ से उन्होंने 1-2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो फिर वहीं से अब अगेन, क्योंकि मैंने कहा वो मेरे रोल मॉडल थे, तो मैं भी उनके पाथ पे चला गया। ऑल्दो जब मैं कॉलेज में था तो मैं फैशन सोसाइटी के अंदर था, मैं मॉडलिंग वगैरह करता था, बट वहाँ से मुझे एक ऑफर आया कि आपको सिंगापुर जाना है 3 साल के लिए। तो मेरी लाइफ में 1-2 रोड्स आई फिर कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं सिंगापुर जाता हूं, 3 साल मॉडलिंग करता हूं, तो फिर मुझे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाना बंद करना पड़ेगा। लेकिन मुझे वहां पे तो पक्का नहीं था कि मैं क्या कर पाऊंगा। 3 साल सिंगापुर में पता नहीं लाइफ बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन मुझे पक्का पता था कि अगर मैं अपने ब्रदर के साथ रहूंगा, उनके नक्शे कदमों पर चलूंगा, तो हम लोग ऑफलाइन में कुछ उखाड़ देंगे, कुछ फोड़ेंगे। और वहीं उसी दौरान हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स फनी तरीके से पढ़ाना शुरू किया था, और बच्चों के बहुत अच्छे रिस्पांस आने लग गए थे। आसपास के अकेडमीज के टीचर हमारे पास आने लग गए कि यार तुम क्या कर रहे हो भाई, जादू, सारे बच्चे खींच रहे हो। एक बार एक मैडम आई, उनके अपने बच्चे का एडमिशन करवाने आई थी वो, तो उन्होंने एडमिशन करवा लिया, फीस पे कर दी। उसके बाद बोलती कि मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। तो मैंने बोला मैम अभी तो बच्चा पढ़ा भी नहीं आपका। तो कहती कि मेरे बैच में 60-70 बच्चे थे, उसमें से 55 बच्चे अब आपकी एकेडमी में आ रहे हैं। तो वो मैंने कहा मैम मुझे ये तो बात पता नहीं थी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो हम लोगों का एक तरीका बहुत यूनिक सा, और वो अपने बच्चे को भी आप ही के पास एडमिशन कराने के लिए आए थे। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें हैं कि मैं अपना रोल मॉडल हमेशा से उनको मानता आया हूँ। मतलब ऐसा है कि आज भी मैं, अगर मुझे एक छोटी से छोटी चीज़ भी पूछनी हो तो मैं उनसे ही पूछता हूँ। मान लो हमें जैसे TEDx टॉक पे जाना है, तो अगर बहुत छोटी सी बात है कि सर 4 तारीख और 5 तारीख 2 डेट मिली, अब मैं उनसे पूछता हूँ कि बताओ कौन सी डेट पे जाना है। मतलब फ्रंट पे हो सकता है कैमरे पे मैं हूँ, पर बैक पे सारा खेल होने का, मतलब उसके बगैर साइंस एंड फन OSR 0 है सर। सिंगापुर जाने का, छोड़ने का कभी आपको ऐसा नहीं होता कि यार वहां पे होता तो मॉडल होता, शायद आज बॉलीवुड में होता, यू लुक वेरी हैंडसम, और लोग जो है आपके मतलब फैन भी है काफी, तो हो सकता है आप बॉलीवुड में होते या किसी टीवी सीरियल में होते या OTT में कोई सीरीज कर रहे होते, ऐसा नहीं लगता? मुझे लगता है वो तो अभी भी हो सकता है। क्या आशु जी को हम एक्शन करते हुए देख रहे होते, क्या पता? बिल्कुल हो सकता है सर, बट वहां पे मेरे पास एक मतलब शक था कि मैं वहाँ कामयाब हूँ। और सच बताऊं तो मेरा वहाँ पे बहुत इंटरेस्ट भी नहीं था। मतलब मुझे फोटोज खींचना बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब फोटोग्राफी करता था कोविड से पहले, अभी भी करता हूँ, बस टाइम नहीं मिलता है। मेरा एक चैनल, एक पेज भी है इंस्टाग्राम पे जहाँ मैं पोस्ट डालता था, ऐसे निकल जाता था, फोटोग्राफी करता था। मुझे फोटोज खींचना अच्छा लगता था, मॉडलिंग मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन बस कॉलेज में मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, उन्होंने कहा कि यार मॉडलिंग की वो चल रही है, क्या कहते हैं उसको, ऑडिशन चल रहा है, तो यार एक बार जाके एक रैंप वॉक करके आ जा। तो तब मैं थोड़ा फिट भी होता था। अभी भी फिट हैं आप? मतलब तब थोड़ा ज्यादा होता था सर। तो मैं 6 पैक वगैरह नहीं 6 पैक्स तो नहीं थी, बट हाँ थोड़ा मसल मास था, ठीक था। तो मैं गया, मैं रैंप वॉक करके आया, और ऐसे ही जस्ट फॉर फन मैं रैंप वॉक करके आ गया। अगले दिन मुझे मैसेज आ गया कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। हमने काफी रैंप वॉक्स किए, और एक दिन हम लोग मेट्रो में अपने ग्रुप्स के, मतलब जो दोस्त के ग्रुप होते हैं उनके साथ हम वापस आ रहे थे। तो मेट्रो में ही एक बंदा मिला, कोट पैंट वगैरह पहना हुआ था उसने। तो उसने कहा कि मैं रामजस कॉलेज में आप लोगों का शो देखा था मैंने, तो ये प्रोसेस है, ऐसे ऐसे करके सिंगापुर आना है। मैंने फैमिली को बताया भी था, डिस्कस भी किया। उन्होंने कहा तेरे को जो करना है करे, तेरे ऊपर है। तो मैंने सोचा, बहुत ज्यादा भी नहीं सोचा सच बताऊं तो, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ा ऐसा नहीं था कि यार मैं क्या करूं, ये करूं।
मैं क्लियर था कि यार नहीं, मुझे वहां नहीं जाना है। हो सकता है आपकी बात सही हो, क्या पता आज वहां पे जाता तो शायद लाइफ कुछ और भी हो सकती थी। लेकिन ऐसा थॉट आता है कभी? हाँ, कुछ और होती? बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है कि क्या पता बहुत अच्छा मतलब मॉडल बन गया होता, क्या पता मॉडल से एक्टर की फील्ड में चला गया होता। बट ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ, बट ये चीजें देख के मैं बहुत सेटिस्फाई होता हूँ कि अच्छा है मैंने वो नहीं भी चुना। कभी वाइफ को इस चीज से, रीमा जी को छेड़ देते हैं आपकी, मैं शायद एक्टर होता अगर मैं वहां चला गया होता सर, तो देखो तुम्हारी किस्मत। यहाँ पे मैं एक बहुत आपको फनी बात बताता हूँ, ये भी बात कोई नहीं जानता कि जो मेरा साइंस एंड फन का अकाउंट है वो मेरी वाइफ की जीमेल अकाउंट पे है। ओके। वो बोलते हैं मैं डिलीट कर दूंगी तुम्हारा अकाउंट। सर मतलब जब भी हमारी छोटी मोटी लड़ाई होती है तो सिर्फ एक बात बोलती है, रीमा चावला 0@gmail.com। सारी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है क्योंकि वो अकाउंट जो है साइंस एंड फन का वो उसके जीमेल अकाउंट पे बना हुआ है। क्योंकि अगेन जब आप बना रहे होते हो तब थोड़ी ना पता होता है आपको कि आप, तो उस वक्त जो जीमेल अकाउंट खाली था मैंने अकाउंट बना दिया। तो अभी मैं कभी कभार कुछ बोलता हूँ कि यार नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, यार नहीं मेरे को काम करना है, तो बार बार बीच बीच में वो उसको याद दिलाती रहती है कि भाई ये चैनल मेरा है, मतलब अगर कल को कुछ हुआ तो साइंस एंड फन मेरा हो जाएगा। तो ये ऐसी बातें होती हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे कभी कभार कुछ कमेंट्स आते हैं, पोस्ट आते हैं, कुछ वीडियोस में टीचर्स नाम ले लेते हैं तो मैं उसको छेड़ता रहता हूँ कि देख मेरी बड़ाई हो रही है ऐसा ऐसा। बट नहीं, वो तो बस एक फन है। आपके स्टूडेंट्स भी आपसे जो है बड़े खुल कर के बात करते हैं। एग्जैक्टली। आपने बहुत सारे अपने वीडियोस में बोला भी है, आप कभी कभी मैं देखता हूँ कि आप जो है बायोलॉजी भी पढ़ाने के लिए लगे होते हैं। मतलब 9-10 को और बच्चों को जो छेड़ भी रहते हैं। एक मैंने आपका एक्सपेरिमेंट देखा जहाँ पे आप जो है एक ग्लास लिया हुआ है पानी का, उसमें जो है आपने बर्फ डाली और एक धागे से जो है उसको निकालने की कोशिश हाँ, की वो कि धागे से निकलेगा। ठीक है, तो उसमें आप जो है जोकिंगली बोलते हैं अरे भाई ये वो मत समझ लेना, उसके लिए नहीं रखा। ग्लास, ग्लास वो एक्चुअली गिफ्ट किया था किसी ने। ओके। तो आप ऐसे भी छेड़ते हुए दिखते हैं, तो मतलब बच्चों के साथ में भी काफी क्लोज रिलेशनशिप है आपका। आप ये भी बोलते हैं कि बच्चे कई बार अपने ब्रेकअप की स्टोरीज भी बताने के लिए कॉल करते हैं, तो कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ होगा भी आपके साथ? सर अभी मेरी ना नई नई शादी हुई थी, तो रात को शायद 12:30-1 बज रहे होंगे, एक फोन आता है मेरे पास। ओके। तब हम लोग ऑनलाइन कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ ऑफलाइन के ऑफलाइन है। हाँ। और वो नंबर सेव नहीं है तो किसी का फोन आता है, तो पहले तो मैंने फोन उठाया नहीं, फिर दोबारा कॉल आता है तो मैंने वो फोन उठाया और तो एक लड़की है जो रो रही है फोन पे। तो मैं, अब वो रो रही है तो मुझे पता नहीं है वो कौन है, बस वो रोए जा रही है। मैं बहुत घबरा गया और मेरी शादी भी नई नई हुई थी, मेरी बीवी साइड में। मैंने कहा पता नहीं ये कौन है भाई, ये ना कुछ पिछले रिश्ते उठ के आ गए हो। तो मैंने वो फोन रीमा को दे दिया। मैंने कहा रीमा देख यार कोई लड़की है लेकिन वो रोए जा रही है। तो वो रोए, अब जब रीमा ने बोला हेलो तो उसने कहा नहीं सर से बात करो। तो मैंने फोन उठाया और लड़की का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसका उस रात एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी घर पे। प्रॉब्लम ये हुई थी कि वो एक हिंदू थी और उसका एक मुस्लिम लड़के के साथ रिलेशन चल रहा था। अब उसने अपने, शायद उसे घर पे पता लगा हो या उसने खुद ही बताया हो, तो उसके फैमिली वाले उसके अगेंस्ट हो गए। मतलब प्लॉट स्टोरी का नहीं है, प्लॉट ये है कि उसने अपने फैमिली के बाद, अपने मदर और फादर के बाद मुझ पे ट्रस्ट करना सोचा। मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है सर। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने फैमिली को कोई बात नहीं बता रहे होते, लेकिन मुझे या उशांग सर, रीमा को हमारे ऑफलाइन में बता रहे होते हैं। और मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि अगर आप अपने टीचर से डरेंगे तो आप बाकी सारी चीजें तो छोड़ ही दो, आप कॉन्सेप्ट ही नहीं पूछ पाएंगे, आप डाउट कैसे पूछेंगे? ब्रेकअप वाली बात अलग हो गई, लाइफ में बाकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप अपने टीचर से ही डर रहे हैं, जो कि शायद टीचर्स डर डाल देते हैं, मुझे नहीं पता, या बच्चे डरते हैं, शायद टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है उस डर को खत्म करने में। अगर आपको लगता है आपका बच्चा आपसे डर रहा है तो मुझे ऐसा, ठीक है, कहीं कहीं जगहों पे डर बहुत जरूरी भी होता है कि बच्चे को 1% टेस्ट में मार्क्स लाने हैं, उसका एक डर हो। बट अगेन मुझे लगता है कि आज की डेट में ना डर से ज्यादा बच्चों के साथ वो जो फ्रैंकनेस है, वो जो रिलेशन बिल्ड करने वाली बात है, तो बच्चे हमसे हर चीज शेयर कर लेते हैं सर। और बहुत बार उनको हम बहुत अच्छी सलाह भी देते हैं कि कभी कभार, सर मैं भी एक बहुत बड़े टीचर के साथ परसों डिनर पे था और वो बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं यूट्यूब पे। उन्होंने दिखाया कि कोटा में उनके इंस्टीट्यूट के अंदर किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई सर। और वो बच्चा, सर जब मैंने वो सीन देखा तो मुझे मैं खाना सच में नहीं खा पाया उसके बाद। मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब देख के कि एक बच्चे के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होगा कि वो अपनी जान लेने पे की नौबत तक आ जाए।
और मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ तभी होता है जब उसके साथ ना कोई बात करने वाला नहीं होता। सर मेरे जो मामा जी हैं बड़े, उन्होंने भी सुसाइड की थी, तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर बहुत पढ़ाई की थी सर, क्योंकि मुझे लगा था कि वो हमारी नाकामयाबी है। सर वो ना डिप्रेशन में थे। ये बात आपको डालनी हो नहीं डालनी हो ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आउट ऑफ द कंटेस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों के लिए। जी बिल्कुल। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। यहाँ पे आप जो भी बोलेंगे वो जाएगा पूरा। थैंक यू सर। बोल सकते हैं। वो उन्होंने अपनी लाइफ में एक शादी नहीं की थी, वो सिंगल थे। ओके। उनकी ना तबीयत बहुत खराब हो गई बीच बीच में। वो बहुत, उनकी एज 50 प्लस हो गई थी। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। वो अकेले रहते थे, बहुत पैसा था, घर बहुत बड़ा आलीशान घर, लेकिन उसमें वो अकेले थे। तो उनकी तबीयत बहुत खराब हुई। तो एक दिन उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी को बोला कि काश कोई मुझे गोली मार दे। तो ये बात ना हम तक पहुंची, हमारी फैमिली तक पहुंची जी। तो हमने उनको अपने घर पे शिफ्ट कर लिया यहाँ। हमने कहा नहीं, अब ये बंदा अकेले नहीं रह सकता। दिवाली के दिन चल रहे थे सर, उन्होंने कहा मुझे अपने घर जाना है सफाई करने। वो हमारे साथ 3 महीने 4 महीने रहे जी। उन्होंने कहा हमने कहा नहीं जाना नहीं जाना। उन्होंने बहुत जिद की कि घर जाना है जी। और वो हम जब यहाँ पे भी रहते थे अकेले अकेले रहते थे, बात ज़्यादा करते नहीं थे, जैसे बच्चों के साथ खेलते भी नहीं थे। फिर वो अपने घर गए और दिवाली भी आने में 1 हफ्ता था। हम लोग जिम में थे, मुझे याद है, हमें कॉल आया उनके नेबर्स का और उन्होंने सुसाइड कर ली। तो सर मुझे बस ये लगता है कि एक इंसान उस टाइम फ्रेज पे तब पहुंचता है जब उसके पास ना एक्चुअली में कोई बात करने के लिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अपने दिल की बात किससे की होती, जो कि उन्होंने नहीं की, और हमने भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं दिखाए, मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि वो बहुत खुश लाइवली लगते हैं। हाँ, बहुत अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन उनकी लाइफ में क्या चल रहा था मुझे कोई पता ही नहीं लगा। तो मैं हमेशा से रिग्रेट फील करता हूँ कि शायद हमने उनसे और फोर्सफुली पूछा होता कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो शायद वो आज हमारे साथ होते। तो मैं हर एक बच्चे में वो देखता हूँ। जब भी मुझे कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि यार गलती कहीं ना कहीं हम लोगों की ही होती है, हम वो देख नहीं पाते हैं। पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं, वो ज़रूरी भी है, लेकिन बच्चे को अपने पेरेंट्स से हर चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। मैं भी एक बहुत फेमस शो पे था, वहाँ पे एक बच्चा बोला कि सर मैं अपनी लाइफ में ना ये करना चाहता हूँ, बट मैं अपने फैमिली वालों को, मुझे लगता है कि मेरे फैमिली वाले मना कर देंगे। मैंने कहा तुझे लगता है, तूने एक बार बात भी की क्या? हम अपने पेरेंट्स को पता नहीं ऐसा ही क्यों सोच लेते हैं कि हमारी बात समझेंगे नहीं, हम बात ही नहीं करते उनसे, डर जाते हैं। सर आपको क्या लगता है, आपको आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा कौन समझता होगा? मुझे ये लगता है कि जहां तक डर की बात है, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे वो एनवायरनमेंट दिया कि मैं उनसे खुल के किसी भी चीज के बारे में बात कर सकता हूँ, और मैं डरा नहीं। तभी शायद हम आज यहाँ तक पहुंच पाए। तो पेरेंट्स का भी ये मतलब होना चाहिए कि आप जो है अपने बच्चों के अंदर वो डर ना डालें, आप एक ऐसा बिहेवियर उनके सामने रखें कि वो बिना डरे आपके सामने जो है अपने दिल की बात रख सके। बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी। वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रोथ के लिए जरूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आप बच्चे को सिर्फ वही चीज करने के लिए बोलते रहोगे जो उसका मन ही नहीं है। सर बहुत कोइंसिडेंस की बात है, कल रात को मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, वो बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता है। अभी भी वो काफी, मतलब उसके 16-17 इंच के डोले होंगे, वो अकेडमी में आता है, लोग उसको देखते हैं, बच्चे उसको देखते हैं, वो 12th में है। वो बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता है, उसकी फैमिली से लड़ाई चल रही थी। तो मैंने उसको बहुत अच्छे नोट पे उनकी फैमिली को भी समझाया। मैंने कहा अभी 12th के पेपर नहीं पढ़ने दो, उसके बाद आप लोग सब बैठेंगे, बात करेंगे। अभी आप उसकी मेंटल हेल्थ बिगाड़ दोगे, वो उसकी पढ़ाई में भी परफॉर्मेंस चली जाएगी। तो यही मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना बहुत जरूरी है कि बच्चा किस जोन में है। पेरेंट्स भी वर्किंग होते जा रहे हैं, बच्चा अकेला रहता है। सब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वही डॉक्टर और वो इंजीनियर वाला थॉट जो है अभी भी कहीं ना कहीं रहता ही है। उसके अलावा कोई तीसरा चौथा प्रोफेशन कोई सोचता नहीं कि कोई और भी होना चाहिए। बट मैं कहूंगा कि हमारे टाइम से लेके अब तक बहुत बदलाव थोड़ा सा आया है। पेरेंट्स में भी, पेरेंट्स थोड़ा सा समझते हैं, बट अभी भी बहुत बड़ी जनता ऐसी जो नहीं समझ रही है। सही बात है जी। तो टीचर को फ्रैंक होना बहुत जरूरी है आज के डेट में, और खासकर पेरेंट्स को भी, क्योंकि बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए वो बहुत जरूरी है। सर मुझे कभी कभार बोलते हैं लोग कि आप बहुत ज्यादा ही फ्रैंक हैं। अगेन सिर्फ वीडियो की 1 मिनट में आप ऐसा जज नहीं कर सकते। जिन चीजों पे हमें बहुत सीरियस होना होता है, हम सीरियस भी हैं। जहाँ पढ़ाई की बात चल रही है, क्योंकि एक जोन आता है ना बीच में जहाँ पे बच्चा जो है चाहे जितना अटेंटिव हो वो छोड़ देता है पढ़ाई को, तो उसको जो है दोबारा से वापस क्लास में लाने के लिए यू हैव टू क्रैक जोक्स, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, और उस टाइम पे क्या होता था कि व्हेन यू आर एक्चुअली राइटिंग एंड आप जो है पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग जो है जोन आउट हो जाता है। तो आपको वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ जोक जो है टीचर्स को मारना पड़ता है। मेरे साथ में भी जो टीचर्स रहे मेरे, सौभाग्यवश, उन्होंने ऐसे ही किया कि वो जोक मार के वापस क्लास में खींच लाते थे सबको, चाहे वो अपने ऊपर जोक मारते थे या किसी के ऊपर मारते थे, करना पड़ता, लेकिन ऐसा होता था। बिल्कुल, तो वो मैं समझ पाता हूँ टीचर्स का कि यार क्यों वो किया जा रहा है, क्योंकि
एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे कि आप जो है हो सकता है कि जोन से बाहर चले जाएं अगर आपको जो है उस तरह से उसको पढ़ाया ना जाए। बिल्कुल सर, यही होता है। इसके अलावा मेरी एक और चीज है कि अब जैसे एग्जाम्स का सीजन आने वाला है, हम ऑलरेडी जो है बैठे हुए हैं मुहाने पर कि अगले जो है बोर्ड वगैरह के एग्जाम्स आने वाले हैं, 12th के 10th के। तो क्या मैसेज है आपका स्टूडेंट्स को? सर मुझे मतलब एक मैसेज जो सबसे पहले मैं देना चाहूँगा वो थोड़ा टेक्निकल है कि इस साल पैटर्न में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। सीबीएसई ने, बोर्ड्स ने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए। तो अभी भी बच्चे लास्ट पैटर्न्स पे ही टिके हुए हैं। आपको पैटर्न बदलना होगा, नए तरीके के सैंपल पेपर करने होंगे। पर अगर मैं बहुत बेसिक लेवल पे बात करूं तो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में मार्क्स बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, लेकिन मार्क्स सब कुछ नहीं होते हैं। मतलब आप अपना बेस्ट दो, अगर मार्क्स आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, तो वहां पे आपको रिग्रेट फील होना चाहिए। अब आप पूरी ताकत से दौड़ लगा लिया आपने, लेकिन आप रेस जीते ही नहीं, तो आपकी गलती तो नहीं है ना। आपसे बेहतर कोई था, आप अगले साल और बेहतर हो जाएं, उससे अगले साल और बेहतर हो जाएं, लेकिन आप भागे ही नहीं, फिर आप कह रहे हो मैं जीता भी नहीं, तो वो गलत है। मतलब आपको अपने मेहनत करनी, 100% देना है। अगर आपने अपना 100% दिया है तो मुझे लगता है आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उतना तो आप स्कोर करेंगे ही। तो अपने एफर्ट्स को बढ़ाएं, मार्क्स की टेंशन ना लें, उस बर्डन में, उस प्रेशर में आके आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड होगी ही होगी। लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेशन भी गलत होता है कि आप जो है एक मछली से जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पेड़ चढ़ जाए? मतलब सर देखो क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। हम देखो आप मैं उनसे मुझे लगता है लड़ नहीं सकते। मतलब करिकुलम चेंज होना चाहिए, होना तो सही, बिल्कुल होना चाहिए सर। अभी हम लोग इस करिकुलम पे जाने वाले हैं बहुत जल्द। जैसे तो ये 5 साल से चल रहा है हमारे सीबीएसई में कि बच्चा अपने मन चाहे सब्जेक्ट्स चुने। अगर उसको फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो उसको उसकी लिबर्टी मिलनी चाहिए, जो अभी तक नहीं थी हमारे यहाँ। पर हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सोच ही नहीं रहा है उसके बारे में, सोच रहा है, उसके ऊपर प्लान चल रहे हैं, चीजें एग्जीक्यूट होने में समय लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सर ये बात ठीक है, बट आप उसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते। मुझे फिजिक्स के साथ में इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पढ़नी थी। हाँ लेकिन नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकते आप। वही आप खुद से पढ़ लो, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन आप नहीं ले सकते उस वे में। तो शायद ये एक फ्लॉ है जो कि बहुत सारी कंट्रीज ने दूर कर दिया है सर। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे आप अपने मन चाहे सब्जेक्ट्स चुन सकते हो। और शायद लगता है, बट सर आप सोचो ना हमारा एजुकेशन सिस्टम में कितना बदलाव आएगा। आप सोचो एग्जाम्स कैसे हुआ करेंगे, बच्चों के एडमिशन किस बेसिस पे होंगे, किस तरीके के एंट्रेंस एग्जाम्स को बनाया जाए, तो चीजें बहुत समय लेती है। ये तो ऐसा है नहीं कि चुटकी मारे और बदल दें। तो ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, लेकिन तब तक क्या, तब तक मैं उसे कोसता तो नहीं फिरूंगा ना। तब तक मुझे क्या करना होगा, तब तक मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मुझे मार्क्स तो स्कोर करने ही पड़ेंगे। अनटिल अनलेस मैं ये बोल दूं कि यार मेरा फिजिक्स मुझे अच्छी लगती है लेकिन मुझे केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता, बट अब आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए तो लाना ही पड़ेगा। हाँ, आप हायर एजुकेशन सिस्टम में जाएंगे तो आप केमिस्ट्री छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो कभी कभार हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है, हालातों से अब लड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। बड़ी अच्छी बात थी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर श्री राम अपने अयोध्या से बाहर नहीं गए होते तो शायद वो श्री राम होते ही नहीं जी। वो अयोध्या से बाहर गए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर गए। ये बात बहुत अच्छे टीचर ने बोली थी, शायद पता नहीं, शायद दिव्य कीर्ति सर ने बोली थी, किसी मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी, बिल्कुल सटीक बात बोली है कि अगर श्री राम जी अयोध्या में रहते तो शायद वो एक राजकुमार ही होते। उन्होंने जो लाइफ में अचीव किया, हम उनको आज भगवान मानते हैं, उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया, वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाया जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, कि उनको वनवास मिला, वहां गए। तो हमें कभी कभार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, शायद तभी चीजें अचीव होती हैं। कहते हैं ना, एक प्लेन जब खड़ा होता है एयरपोर्ट पे कितना अच्छा लगता है, बट उसका काम खड़ा होना नहीं है, उसका काम तो उड़ना है। तो वो उड़ता हुआ अच्छा लगेगा जब वो उसके उड़ते हुए खतरे बहुत हैं, क्रैश हो सकता है, टूट सकता है, फट सकता है, बट अगर वो खड़ा रहेगा तो वो अपनी वैल्यू ही डिग्रेड कर रहा है। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए सर। चीज़ों हालातों को लेकर रोना नहीं चाहिए, जो चीजें हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसको मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, तो मेहनत करनी चाहिए सबको, यही आपका जो है फाइनल मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए भी। हाँ, स्टूडेंट्स से मैं कहूँगा बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, बहुत लोग मुझे अब बोलते हैं कि यार यूट्यूब पे ग्रो होने का क्या सक्सेस है, सक्सेस मंत्रा पूछते हैं सब लोग कि जल्दी से हम भी ऐसे ही ग्रो कर जाएं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ अगर
60-70% मेहनत है तो 40% लक भी है कि शायद मैं पहला था इस जोन में कि एक्सपेरिमेंट करके जो है साइंस को पढ़ाया, साइंस को समझाया। और आपके एक्सपेरिमेंट्स जो है ना आशु जी, वो मैं देखता हूँ कि वो जो है हाउसवाइफ भी देख रही होती हैं, मैं भी देख रहा हूँ बैठ के, हमें भी मजा आ रहा है, स्टूडेंट्स तो देख ही रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, लेकिन वो ऐसी चीज होती है। अब आपने एक एक्सपेरिमेंट देख रहा था मैं जिसमें हाथ में आग लगा दी, इट लुक्स लाइक मैजिक। वो मतलब आज से आप अगर 100-200 साल पहले करके कहीं दिखा देते तो आपको जादूगर मान लिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल सर, साइंस विदाउट एक्सप्लेनेशन इज लाइक जादूगरी है। मतलब अगर आप साइंस, अगर जादू क्या है, जादू है एक साइंस है जहां पे आपको बस रीजन नहीं दिया गया। साइंस में उस चीज का हमें क्या मिल जाता है, रीजन मिल जाता है। अब वो एक बहुत अच्छी साइंस है कि हम अपने हाथ पे पहले वाटर की एक लेयर लगाते हैं, उसके ऊपर फिर हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का कंबंशन रेट बहुत ज्यादा फास्ट होता है जो हीट को हमारे हाथ तक नहीं पहुंचने देता। तो वहां बहुत मजा आ रहा है बच्चों को। ये घर पे करना अलाउड नहीं है, यूट्यूब ने मेरी इस वीडियो को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया था बट क्योंकि है तो खतरनाक थोड़ा सा, बट उस वीडियो में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट भी छुपा हुआ है विच इज कंबंशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और अगेन हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं सर, किसी भी पैसा नहीं लगा हुआ है, आप जाके अगर चेक करेंगे तो हमने हर चीज बहुत घर की चीजों से ही रिपीट किया ताकि हर कोई उसे घर पे समझ सके, देख सके। बहुत फैंसी इक्विपमेंट्स के साथ हमने कुछ भी कभी भी परफॉर्म नहीं किया। कभी ऐसा हुआ कि किसी हाउसवाइफ का या स्टूडेंट से इत्र किसी का मैसेज आया कि सर वी लव्ड योर एक्सपेरिमेंट? बहुत एक बार हुआ, मैं अपने फैमिली के साथ डिनर पे गए थे, उसका नाम पान खाने गए हुए थे। तो वहां पे एक दिल्ली की बात है, तो सरदार जी आए अपनी फैमिली के साथ थे, तो उनका एक बेटा था, शायद होगा वो 7th-8th में। तो सरदार जी बहुत खुश हुए मेरे को देख के, मेरे को गले लगा लिया और कहते, अपने बेटे को कहते कि देख तू इनको जानता है ना, ये साइंस पढ़ाते हैं। तो बेटा कहता है नहीं मैं इनको नहीं जानता। तो उसके पापा ने मेरे सामने उसको बहुत डांटा। तो मतलब ऐसा एक बहुत फनी इंसिडेंस है। हमारे यहाँ पे एक मधुबन चौक है, मैं वहाँ पे गाड़ी पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे ना एक फैमिली थी, एक स्कूटी पे एक हस्बैंड थे, शायद बीच में उनका बेटा था और उनकी वाइफ थी। तो उन्होंने मुझे देख लिया, तो मुझे देख के बहुत खुश हुई और उसके बाद बोली कि मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, फेसबुक पे देखती हूँ। अब मैं फेसबुक पे आज तक अपनी वीडियो मैंने कभी डाली नहीं है, कोई लोग डाल देते हैं, फिर वो कहते हैं आपका काम बहुत अच्छा है, आपको यूट्यूब पे आना चाहिए, बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगी। तो मैंने वहां कुछ बोला नहीं उन्हें, बट मैं ये बात समझ, और सर ऐसा ही होता है। मैं आप 2022 की बात है, हाँ, ये अभी 8-9 महीने पहले की बात है, तब हम लोग 2-3 मिलियन पे थे शायद तब। तो मतलब मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाउस वाइफ्स हैं, बहुत सारे सर कमेंट्स हैं। अभी हाल ही में ईशा गुप्ता हैं, नवीन पॉलिशेट्टी सर हैं, उन्होंने हमारी वीडियोस को लाइक किया, हमें फॉलो किया, और बहुत सारे कमेंट्स हैं कि हम कॉमर्स साइड के हैं, हम आपकी वीडियोस देखते हैं। मैं किसी होटल में जाता हूँ, देखो सर बच्चा जब मुझे मिलता है ना तो मुझे बहुत नॉर्मल लगने लग गया अब, क्योंकि बच्चा तो मेरे को देखेगा ही ना, लेकिन उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर हैं। मैं अभी जयपुर में था, एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट में, उसका नाम भूल गया, वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट है जयपुर में, हवा महल के लाइन पे ही है। तो हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उसके ओनर थे सर, और उनको किसी ने बताया कि मैं आया हुआ हूँ, वो कहीं दूर थे और वहां से आए, मुझे गले लगाया, और बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग जिनकी उम्र 40-50 साल है, उनका अब शायद पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो भी वीडियोस देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके आशु जी। तो मेरे साथ में माइंड ऑन माइक पर मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत बहुत मजा आया होगा। बने रहिए सीरीज के साथ, क्योंकि हम इंटरव्यूज का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, और एबीपी लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जो है लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और कमेंट भी जरूर कीजिए और शेयर कीजिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ में, ताकि जो है वो आशु सर के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं देखते रहें और उससे लाइफ के लेसन्स भी सीखते रहें। तो होगी फिर दोबारा कभी मुलाकात, तब तक के लिए मेरे यानी भरत की तरफ से आपको नमस्कार, मिलते हैं फिर कभी।